नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं समायोजन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये भाग 2 है। भाग 1 हम कल ही अपलोड कर चुके हैं। जहां तक मुझे लगता है आप सभी ने उस वीडियो को देखा होगा। नहीं देखा तो आप यहां पर आई बटन पर आपको वीडियो देखने को मिलेगी या फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको आसानी से मिल जाएगी। जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर एक सीरीज चल रही है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की, जिसमें आपको टॉपिक वाइज प्रश्न पढ़ा रहे हैं और हल करवा रहे हैं। उन सभी वीडियो को आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, जिसकी लिंक या तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकेंगे या फिर यहाँ पर आई बटन पर भी आपको एक ही प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। 17 से 18 वीडियो हैं। सभी वीडियो एक एक करके देख लीजिएगा। सभी वीडियो एक से बढ़कर एक है, तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पर आई बटन पर आपको देखने को सारी वीडियो मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सृजनात्मकता का सिद्धांत नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। प्रश्न में पूछा गया है कौन सृजनात्मकता का सिद्धांत नहीं है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सहचर्यवाद सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत या फिर आलपोर्ट सिद्धांत। तो राइट आंसर होगा आलपोर्ट सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सहचर्यवाद सिद्धांत और पूर्णाकार सिद्धांत, ये तीनों ही सृजनात्मकता के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आलपोर्ट का सिद्धांत ये सृजनात्मकता के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण। यहाँ पर आपको बताना है किशोरों में जो द्वंद्व उभर जाता है उसका मुख्य कारण क्या होगा? पीढ़ियों का अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता, किशोरावस्था में स्वप्न दर्शन या फिर निराश व निसहायता। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अवसरों की प्रतिकूलता, यानी कि एक ही समय में 2 अवसर मिलना या फिर एक से अधिक अवसर मिलना। जब किसी व्यक्ति के सामने 2 अलग अलग अवसर उपस्थित हो जाते हैं तथा किसी एक का चुनाव करना होता है तो उस व्यक्ति के मस्तिष्क में द्वंद्व या फिर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि हम उदाहरण के तौर पर जाने तो किसी व्यक्ति का चयन रेलवे में अफसर तथा कॉलेज में व्याख्याता पद पर हो जाता है तो उस व्यक्ति के मन में संघर्ष या फिर द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है कि मुझे नौकरी कौन सी करना है या फिर कौन सी नौकरी चुनना है, क्योंकि उसके पास 2 अवसर है और दोनों अवसरों में उसके मन में क्या उत्पन्न हो जाता है? द्वंद्व या फिर संघर्ष चलता रहता है कि मैं कौन सी नौकरी चुनूं। तो यहाँ पर अवसरों की प्रतिकूलता ही किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा? 2nd वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानसिक थकान का लक्षण है। यहाँ पर मानसिक थकान का लक्षण पूछा है, कौन सा होगा? शरीर में दर्द, तेज और कठिन खांस आना, असामान्य व्यवहार या फिर ध्यान का केंद्रित ना होना। तो यहाँ पर शरीर में दर्द, असामान्य व्यवहार और तेज और कठिन खांस आना, ये तीनों ही शारीरिक थकान के लक्षण हैं। यहाँ पर मानसिक थकान के बारे में पूछा गया है तो राइट आंसर हमारा ध्यान का केंद्रित ना होना, ये एक मानसिक थकान का लक्षण होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भावात्मक रूप से एक संतुलित छात्र कक्षा में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण सहसंबंध रखता है, कक्षा में किसी से बात नहीं करता है, वह नवीन विचारों में कोई योगदान ना देना या फिर नहीं देता है, या फिर सहपाठी की बात नहीं मानता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि भावात्मक रूप से एक संतुलित छात्र क्या करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भावात्मक रूप से एक संतुलित छात्र कक्षा में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे कि निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, कौन सा मेल नहीं है? अंतर्मुखी, प्रक्षेपण, युक्तिकरण और प्रतिगमन, इन चारों के बारे में फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। यदि आपने उस वीडियो को देख लिया तो यहाँ पर इन चारों विकल्पों को पढ़ते ही आप आंसर दे पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अंतर्मुखी, स्वयं अपने में रहना, बिल्कुल सही है। जो अंतर्मुखी वाले व्यक्ति होते हैं वो स्वयं अपने में ही रहते हैं। प्रक्षेपण वाले व्यक्ति या फिर जो बालक होते हैं वो अपनी गलती दूसरों पर डालते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ भी दूसरा विकल्प भी। युक्तिकरण को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले प्रतिगमन को देखते हैं। प्रतिगमन पुरानी आदतों में लौटना, बिल्कुल सही है। प्रतिगमन वाले जो बच्चे होते हैं वो पुरानी यादों में लौटते हैं। और युक्तिकरण, यहाँ पर युक्तिकरण हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि ये सही मेल नहीं खाता है। अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, ये युक्तिकरण यानी कि युक्तिकरण वाले बच्चों के अंतर्गत नहीं आता है। युक्तिकरण में क्या होता है? इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में प्राणी अपनी सफलता के जो वास्तविक कारण है उसको छिपाता है। किसमें? युक्तिकरण में, ना कि अपना गुस्सा दूसरों पर उतारता है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? यहाँ पर
तीसरा वाला होगा यहाँ पर। जहाँ तक मुझे लगता है यदि आप अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ पर देखिए अपने 4 प्रश्न आपको या फिर 4 प्रश्न के उत्तर आपको आसानी से याद हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, पर्यावरण के साथ है, जीवन के साथ है, प्रकृति के साथ है या फिर इन सभी के साथ? साधारण सा प्रश्न है। यहाँ पर व्यक्तित्व जो स्थायी समायोजन है वो पर्यावरण के साथ भी है, जीवन के साथ भी है और प्रकृति के साथ भी है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा, ये सभी। चलिए अगला प्रश्न है, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, विशेष व सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य पूछा गया है तो राइट आंसर विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना और विशेष व सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने में सुविधा, ये सभी समायोजन शिक्षा के मुख्य कार्य है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कार्य केंद्रित। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थी को कार्य केंद्रित रखना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार आप अपना व्यक्तित्व समायोजन नहीं कर सकते हैं यदि आप समर्थी, योग्य एवं परिश्रमी हैं, अपने आप को नियंत्रित करने में असमर्थ है, उत्तरदायित्व वहन करने में असमर्थ है या फिर यहाँ सभी? तो राइट आंसर होगा एरिक्सन के अनुसार आप अपना व्यक्तित्व समायोजन नहीं कर सकते यदि आप अपने आप को नियंत्रित करने में असमर्थ है। यदि आप इस प्रकार के हो तो आप अपना व्यक्तित्व समायोजन नहीं कर सकते। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? यहाँ पर बी वाला होगा। और किसके अनुसार? एरिक्सन के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न है, एकांत प्रिय व शर्मीले छात्रों के समायोजन हेतु अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। एकांत प्रिय व शर्मीले छात्रों के समायोजन के बारे में पूछा गया है कि इस हेतु अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रेरित करेंगे, कक्षा के समक्ष दंड देना चाहेंगे, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रेरित करेंगे। जो एकांत प्रिय व शर्मीले छात्र होते हैं उनको आप क्या करेंगे? समायोजन हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रेरित करेंगे एक अध्यापक के रूप में। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ऐसी व्यवस्था जो व्यक्ति को प्रत्येक स्थिति में संतुलित कर दे वो क्या होती है? साम्य धारणा होती है, समायोजन होती है, समावेशन होती है या फिर ये सभी होती हैं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा समायोजन। ऐसी व्यवस्था जो व्यक्ति को प्रत्येक स्थिति में संतुलित कर दे उसे समायोजन कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वातावरण के साथ संतुलन की स्थिति को ही समायोजन कहते हैं। यहाँ कथन किसका है? गेट्स का है, स्टेंगनर का है, रॉस का है या फिर वुडवर्थ का है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वुडवर्थ का है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। वातावरण के साथ संतुलन की स्थिति को ही समायोजन कहते हैं, यहाँ कथन वुडवर्थ द्वारा दिया गया। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियों का संबंध किस मन से होता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। अप्रत्यक्ष विधियों के बारे में पूछा गया है, इसका संबंध किस मन से होता है? चेतन मन से, अचेतन मन से, दोनों से या फिर इन दोनों से नहीं? तो राइट आंसर होगा अचेतन मन से। याद रखिएगा, यदि प्रश्न में समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियों का संबंध पूछे तो राइट आंसर अचेतन मन होगा। यदि प्रश्न में पूछे कि समायोजन की प्रत्यक्ष विधियों का संबंध किस मन से होता है तो याद रखिएगा वो चेतन मन से होता है। अप्रत्यक्ष मतलब अचेतन और प्रत्यक्ष मतलब चेतन, इन दोनों बातों का ध्यान आपको रखना है। वैसे यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक क्रिकेटर द्वारा पहली ही गेंद पर रन आउट हो जाने पर मैदान में कमियां बताना, यहाँ समायोजन की कौन सी विधि है? यदि आपने फर्स्ट पार्ट अच्छे से सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा तो आप यहाँ पर आसानी से आंसर दे सकते हैं कि यहाँ जो समायोजन की विधि होगी वो प्रक्षेपण होगी। प्रक्षेपण विधि के बारे में आपको बता चुका हूँ
कि अपनी कमियों व दोषों को दूसरों पर डालना। कमी किसकी थी? क्रिकेटर की थी, लेकिन उसने किसको गलत ठहरा दिया, फिर किस पर दोष डाल दिया? मैदान पर, कि ये मैदान में ही कमी है जिसकी वजह से मैं रन आउट हो गया। तो ये किसके अंतर्गत आता है? प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आता है, अपनी कमियों व दोषों को दूसरे पर डालना। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यह किसका उदाहरण है? यहाँ पहले पार्ट में हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। वैसे तो यहाँ यदि आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो राइट आंसर आप आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर होगा प्रक्षेपण, क्योंकि इसमें भी अपनी गलती को किसी और पर डाल रहा है, यानी कि अपनी कमियां व दोषों को दूसरे पर डालना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि उसको नाचना तो नहीं आता है, फिर भी वो किसको दोष मान रहा है या फिर किसको दोष बता रहा है? आंगन को, कि आंगन ही टेढ़ा है इसलिए मैं नाच नहीं पा रहा हूँ, यानी कि अपनी कमियों व दोषों को ये दूसरे पर डाल रहा है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा कार लेने की इच्छा प्रकट करता है परंतु धन के अभाव में कार नहीं खरीद पाता है, उस इच्छा को दबाना कहलाता है, या फिर उस इच्छा को क्या कहते हैं? दमन, समन, प्रतिक्रिया निर्माण, या फिर सभी? अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में पार्ट 1 में आपको बता चुका हूं। तो इसका राइट आंसर होगा दमन। वो इच्छा कैसी होगी? इसकी दमन इच्छा होगी। क्या होती है दमन करने की पद्धति? इस विधि में जब व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है तो वह उनका दमन करने, समायोजन करने का प्रयास करता है। जब किसी व्यक्ति की कोई ऐसी इच्छा हो जो पूरी नहीं हो पा रही हो तो उस इच्छा को बलपूर्वक भुला देना दमन कहलाता है। याद रखिएगा, यदि बलपूर्वक भुला देना क्या कहलाता है? तो वो दमन कहलाता है, और शांतिपूर्वक दमन करना समन कहलाता है। इस दो बात का ध्यान आपको रखना है। बलपूर्वक भुला देना दमन कहलाता है और शांतिपूर्वक दमन करना समन कहलाता है। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। किसी व्यक्ति द्वारा कार लेने की इच्छा प्रकट करता है परंतु धन का अभाव में कार नहीं खरीद पाता है, उसके पास धन नहीं होता है, इस वजह से वो कार को नहीं खरीद पाता है। इस प्रकार की जो इच्छा होती है वो दमन पद्धति के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पत्नी से लड़ाई हो जाने पर लड़ाई की घटना को पति द्वारा भूलना क्या कहलाएगा, या फिर ये कौन सी विधि के अंतर्गत आएगा? कहने का मतलब है जो होना था वो तो हो गया, उस पर क्या विचार करना, इस प्रकार की जो विधि है वो कौन सी विधि कहलाएगी? तो याद रखिएगा वो विधि होती है समन। मैंने आपको अभी दमन के बारे में बताया, समन विधि वह विधि, या फिर जब कोई व्यक्ति किसी घटना को दिमाग से यह सोचकर निकाल देता है कि जो होना था वो तो हो गया, अब विचार करना व्यर्थ है, किसी इच्छा का शांतिपूर्वक दमन करना ही समन कहलाता है। मैंने अभी आपको बताया बलपूर्वक भुला देना दमन कहलाता है और शांतिपूर्वक दमन करना समन कहलाता है। यानी कि पत्नी से लड़ाई तो हो गई लेकिन पति क्या सोच रहा है कि जो होना था वो तो हो गया, वो उस लड़ाई को भूल जाता है, तो वो समन विधि के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि जो होना था वो तो हो गया, उस पर क्या विचार करना, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? दमन करने की पद्धति के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, पारिवारिक झगड़े हो जाने पर कमल द्वारा शहर चले जाना समायोजन की कौन सी विधि का उदाहरण है? सरल सा प्रश्न है, 4 विकल्पों को देखकर ही आप आंसर लगा सकते हैं। परिवार में झगड़े हुए, जो कमल है उसमें तनाव पैदा हुआ, वो शहर चला गया, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चला गया, यानी कि पलायन हो गया। तो ये कौन सी विधि के अंतर्गत आएगा या फिर यह कौन सी विधि का उदाहरण है? पलायन विधि का उदाहरण है। इस विधि में प्राणी तनाव या असमायोजन की स्थिति में स्वयं को अधिकांशतः अलग या फिर दूर रखने का प्रयास करता है, और इस विधि में व्यक्ति किसी स्थिति से दुखी होने पर उस स्थिति को छोड़कर वहां से दूसरी जगह चला जाता है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को ही पलायन कहते हैं, या फिर यह विधि ही पलायन होती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक वयस्क व्यक्ति के द्वारा किसी बात को लेकर बच्चों की तरह रोना कहलाएगा। इसको मैं अच्छी तरीके से आपको फर्स्ट पार्ट में समझा चुका हूं। यानी कि वयस्क व्यक्ति लेकिन रो कैसे रहा है? वो बच्चों की तरह रो रहा है, यानी कि उसका क्या हो रहा है? प्रतिगमन हो रहा है, वो पीछे जा रहा है। प्रतिगमन स्थापित करना, यानी कि जो वर्तमान स्थिति व्यक्ति को तनाव देती है उसमें बचने के लिए अपनी पूर्व स्थिति की ओर लौट आना ही प्रतिगमन कहलाता है। प्रतिगमन का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया था, भूतकाल में लौटना। जब एक व्यक्ति अपने स्तर से निम्न स्तर के कार्य को करता है तो उसी को ही प्रतिगमन कहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति है वो तो वयस्क है लेकिन रोता किस प्रकार है? वो बच्चों की तरह रोता है। तो इस प्रकार का जो उदाहरण है वो प्रतिगमन का उदाहरण होगा, यानी कि राइट आंसर हमारा बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
एक गंजे व्यक्ति द्वारा सिर पर विंग लगाकर बाल युक्त दिखने का प्रयास करना समायोजन की विधि है। चारों विकल्पों को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका आंसर आप आसानी से लगा सकते हैं। देखिए, कोई गंजा व्यक्ति है, यानी कि उसको पहले क्षति हुई, फिर उसने विंग लगा लिया, यानी कि उसको पूरा कर लिया, यानी क्षति पूर्ति कर ली उसने, जो उसको क्षति हुई थी उसकी उसने पूर्ति कर ली। तो यानी कि ये कौन सी समायोजन की विधि होगी? क्षतिपूर्ति विधि होगी। एक गंजे व्यक्ति द्वारा सिर पर विंग लगाकर बाल युक्त दिखने का प्रयास करना समायोजन की क्षतिपूर्ति विधि होगी, या फिर यूं कह सकते हैं क्षतिपूरक पद्धति होगी। इस पद्धति में प्राणी प्रायः एक क्षेत्र की कमियों को दूसरे क्षेत्र में पूरा करता है और समायोजन स्थापित करने का प्रयास करता है। किसी व्यक्ति की कोई इच्छा ऐसी हो जिसकी पूर्ति करना संभव नहीं हो, लेकिन वो अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए बहुत सारे प्रयास करता है, जैसे कि कृत्रिम हो गया, बनावटी हो गया, या फिर अन्य तरीके वो अपनाता है। इस प्रकार की विधि या फिर इस प्रकार की जो समायोजन की विधि है वो क्या कहलाएगी? क्षतिपूर्ति या फिर क्षतिपूरक पद्धति कहलाएगी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वृक्ष पर बैठा तोता खतरे को देखकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है, समायोजन की कौन सी विधि है? यहाँ पर मैं फर्स्ट पार्ट में इसको समझा चुका हूँ। इस विधि के बारे में युक्तिकरण है, विपरीत रचना है, समन है या फिर दमन है। तो इस प्रकार की जो विधि होगी वो युक्तिकरण होगी, यानी कि अपनी सफलता के वास्तविक कारणों को छिपाता है। तो इस प्रकार की जो विधि होगी वो युक्तिकरण होगी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसीज परीक्षण रिक्त स्थान परीक्षण का उदाहरण है। कौन से परीक्षण का उदाहरण है? आ समूह बुद्धि लब्धांक का, व्यक्तित्व, मौखिक बुद्धि लब्धांक का, या फिर संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का। तो राइट आंसर होगा संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांश परीक्षण का उदाहरण है रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसीज परीक्षण। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि रीट का पेपर पहले हो जाता तो मैं मास्टर बन जाता, समायोजन की कौन सी अप्रत्यक्ष विधि है? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, प्राणी अपनी सफलता के वास्तविक कारणों को छिपाता है। ये किस प्रकार की विधि है इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, और इस उदाहरण में यही बताया गया है कि यदि रीट का पेपर पहले हो जाता तो मैं मास्टर बन जाता। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? तार्किकरण होगा। यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है तो ध्यान दीजिएगा, तार्किकरण को ही युक्तिकरण कहते हैं। यहाँ पर दोनों ही विकल्प यदि आए तो राइट आंसर आपका तार्किकरण होगा या फिर युक्तिकरण होगा। यहाँ पर दोनों विकल्प एक साथ दे दिए हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। यदि एग्जाम में यदि पूछिए तो एक ही विकल्प आएगा, या तो तार्किकरण आएगा या फिर युक्तिकरण आएगा, क्योंकि तार्किकरण को ही युक्तिकरण, तर्क संगतिकरण और औचित्य स्थापन की विधि कहते हैं। इसके ही 3-4 अन्य नाम है, तो उसके बारे में आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? चाहे तो आप पहला मान सकते हैं या दूसरा, लेकिन जब एग्जाम होगी तो दोनों विकल्प एक साथ नहीं देंगे, तो आप यहाँ पर तार्किकरण उत्तर मान सकते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, समायोजन की अप्रत्यक्ष विधि आक्रामकता का उदाहरण है। कौन सा दोस्तों आक्रामकता का उदाहरण है? आपको ये बताना है। यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न बन रहे हैं। आक्रामकता किस प्रकार की विधि है? तो ये एक अप्रत्यक्ष विधि है, क्योंकि 2 प्रकार की विधियाँ होती हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जिसके बारे में फर्स्ट पार्ट में आपको बता चुका हूँ। यदि नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। आक्रामकता कौन सी विधि है? ये एक प्रकार की अप्रत्यक्ष विधि है। अब आपको इसका उदाहरण बताना है। क्या होगा? एक बालक अपने मित्रों से मार खाने के बाद घर जाकर अपने छोटे भाई को पीटता है। अंगूर खट्टे हैं। एक विकलांग बालक द्वारा कक्षा में प्रथम आना, या फिर अपनी झोपड़ी ही महल है। यह किस प्रकार का उदाहरण है? यहाँ पर आपको अप्रत्यक्ष विधि आक्रामकता का उदाहरण बताना है। तो राइट आंसर होगा हमारा, एक बालक अपने मित्रों से मार खाने के बाद घर जाकर अपने छोटे भाई को पीटता है। ये आक्रामकता का उदाहरण है, जो कि एक अप्रत्यक्ष विधि है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आक्रामकता उपाय पद्धति, इस पद्धति में व्यक्ति आक्रामक रुख अथवा रवैया अपनाता है तथा समायोजन स्थापित करने का प्रयास करता है। जब एक व्यक्ति अपनी भावनाओं या फिर अपने क्रोध का प्रदर्शन उस व्यक्ति पर करता है जिस पर उसे क्रोध आया, तो वहां आक्रामकता कहलाती है। यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, आक्रामकता को या फिर कह सकते हैं कि आक्रामक उपाय 2 तरह से किए जाते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय। अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय क्या होता है? जिस व्यक्ति ने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई हो उस व्यक्ति से उसी प्रकार बदला लेना। एक बार फिर दोहरा देता हूं, पढ़ने में थोड़ी सी त्रुटि हो गई है। जिस व्यक्ति ने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है उस व्यक्ति से उसी प्रकार बदला लेना, यह प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय है। जैसे कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब बात करते हैं
अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय, ये किस प्रकार का आक्रामक उपाय है? जिस व्यक्ति ने आत्मसम्मान को जिस प्रकार ठेस पहुंचाई है उस व्यक्ति से किसी अन्य तरीके से बदला लेना। यानी कि उदाहरण के तौर पर हम जाने तो पापा के डांटने पर बालक का उस समय कुछ न कहना और उनकी गाड़ी पंचर कर देना, ये अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय के उदाहरण है। तो आप समझ ही गए होंगे आक्रामक उपाय पद्धति किसे कहते हैं और इसके कितने उपाय बताए हैं। 2 उपाय बताए हैं, प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय और अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक बहुत ही कमज़ोर विद्यार्थी का रीट की परीक्षा में राज्य में प्रथम स्थान आने पर बार बार परीक्षा परिणाम देखना कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक बहुत ही कमज़ोर विद्यार्थी है जो कि रीट की एग्ज़ाम में राज्य में प्रथम स्थान पा लेता है, लेकिन जो अपना परीक्षा परिणाम है वो बार बार देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर विद्यार्थी है लेकिन वो राज्य में प्रथम स्थान पा लेता है रीट की एग्ज़ाम में, इसलिए वो अपना परीक्षा परिणाम बार बार देखता है। तो इसको आप क्या कहेंगे? शोधन कहेंगे, अभ्यास कहेंगे, पुष्टिकरण कहेंगे या फिर ये सभी कहेंगे? तो उसका परिणाम आ चुका है तो ना तो उसको शोधन कहेंगे ना अभ्यास कहेंगे, उसको हम पुष्टिकरण कहेंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलने पर उंगली टेढ़ी करना क्या कहलाता है? या फिर ये किसका उदाहरण है? आत्मीकरण का है, उदात्तीकरण का है, दोनों का है या फिर ये किसी का नहीं है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये उदात्तीकरण का उदाहरण है। याद रखिएगा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलने पर उंगली टेढ़ी करना उदात्तीकरण कहलाता है या फिर ये उदात्तीकरण का उदाहरण है। यहाँ पर आपको जानना चाहिए कि उदात्तीकरण को और किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इसे शोधन और मार्गान्तीकरण के नाम से भी जाना जाता है उदात्तीकरण को। अब बात करते हैं कि उदात्तीकरण किसे कहते हैं। तो साधारण शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति घटना विशेष की वजह से कोई कार्य है जो कि गलत हो रहा है, वही कार्य इनकी वजह से सही बन जाता है, तो उसे ही शोधन या मार्गान्तीकरण या फिर उदात्तीकरण कहते हैं। यदि हम इसका एक और उदाहरण जानें तो उदाहरण कुछ इस प्रकार है कि पत्नी के कहने पर ही वाल्मीकि जी को जीवन की सत्यता का ज्ञान हुआ और उन्होंने चोरी डकैती जैसे गलत कार्य छोड़कर ईश्वर की भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दिया। किस प्रकार के उदाहरण है? उदात्तीकरण प्रकार के उदाहरण या फिर उदात्तीकरण विधि के उदाहरण है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ख्याली पुलाव बनाना, हवाई किले बनाना समायोजन की कौन सी अप्रत्यक्ष विधि है? मंत्रंग है, दिवा स्वप्न है, कल्पनांतरण है या फिर ये सभी है? साधारण सा प्रश्न है, इसका आंसर जहाँ तक मुझे लगता है सभी को पता होगा। ख्याली पुलाव बनाना, हवाई किले बनाना, ये समायोजन की जो अप्रत्यक्ष विधियाँ हैं वो मंत्रंग भी है, दिवा स्वप्न भी है और कल्पनांतरण भी है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर ये सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कहावत किस रक्षा युक्ति का उदाहरण है? विस्थापन, प्रतिगमन, दोनों या फिर किसी का नहीं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये विस्थापन विधि रक्षा युक्ति का उदाहरण है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बालक की वह दशा जिसमें बालक उत्तेजित होकर असंतुलन पैदा करता है वह क्या कहलाता है? भग्नाशा, मानसिक तनाव, मानसिक द्वंद्व या फिर ये सभी? इसके बारे में फर्स्ट पार्ट में आपको बता चुका हूँ। तो राइट आंसर होगा मानसिक तनाव। बालक की वह दशा जिसमें बालक उत्तेजित होकर असंतुलन पैदा करता है वह मानसिक तनाव कहलाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में 30 प्रश्न मिले और सेकंड पार्ट में आपको 30 मिले, टोटल यहाँ पर 60 प्रश्न हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? यहाँ पर प्रत्यक्ष समायोजन का तरीका आपको बताना है। फर्स्ट पार्ट में आपको प्रत्यक्ष समायोजन के और अप्रत्यक्ष समायोजन के दोनों के ही तरीके बता चुका हूँ। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो प्रक्षेपण है, दमन है, समन है, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन है। तो राइट आंसर होगा लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, क्योंकि यहाँ प्रश्न उसमें भी उस पार्ट में भी लिया गया है जिसमें आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समायोजन के बारे में बताया गया है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? यहाँ पर डी वाला होगा। तो यहीं पर हमारे जो 30 प्रश्न थे समायोजन के यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना है। और यदि हमारे सेकंड चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब आपको कर देना है, क्योंकि वहाँ पर छठी से लगाकर 12वीं तक के सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियो आपको 1 बाय 1 मिलने वाली है। और बहुत सारी वीडियो अभी अपलोड हो चुकी है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर सभी वीडियो को देख लीजिएगा। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।